नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल, जहां हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है। जहां देखिए वही मीम्स, कई मीम्स आपके व्हाट्सएप तक भी पहुंचते हैं। कुछ मीम बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन कुछ मीम ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। ऐसे ही एक मीम हमारे मित्र सौरभ के पास आया, उसका भी दिमाग चकरा गया। उसमें लिखी हुई टर्म्स उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि उसमें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक टर्म था जो उस पूरे मीम को मजेदार बना रहा था। तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार, क्रिप्टो करेंसी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। अगर वो पता ही नहीं होगा तो बात कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए आज का एपिसोड हम इन्हीं क्रिप्टो के शब्दों के ऊपर ले आए हैं, टर्म्स के ऊपर ले आए हैं, जिससे आपको क्रिप्टो के शब्दकोश का पूरा ज्ञान हो जाएगा और आप आगे कोई भी वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए डिकोड करना इन टर्म्स को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले वो बात जहां से क्रिप्टो करेंसी की कहानी शुरू होती है, सतोशी नाकामोटो। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू होती है, जब लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया था। साल 2009 में एक जापानी साइंटिस्ट सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया। उनकी पहचान को लेकर आज भी ढेरों मतभेद है। ये तो पता ही नहीं है कि असली वाले सतोशी नाकामोटो है कौन। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि सतोशी नाकामोटो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि एक ग्रुप का नाम है। कई लोगों के ग्रुप का नाम है सतोशी नाकामोटो। तो अभी भी ये एक मिस्ट्री है। 2009 में ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं था कि बिटकॉइन क्या बला है। लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से ही जानते थे। क्रिप्टो का ग्रीक भाषा में मतलब होता है सीक्रेट, यानी गुप्त। मतलब क्रिप्टो करेंसी मतलब गुप्त मुद्रा। आज की डेट में 8000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं पूरी दुनिया में। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से जानने वाले इंसान या ग्रुप ने 2008 में बनाया था और इसका इस्तेमाल 2009 में शुरू हुआ। कुल मिलाकर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनाए गए हैं। इसकी खुद की एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। ये लोगों को एक अल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई। बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। ऑल्ट कॉइन का मतलब है अल्टरनेटिव कॉइन, यानी बिटकॉइन का विकल्प। क्योंकि बिटकॉइन को पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, इसलिए उसके बाद आई क्रिप्टो करेंसीज को अल्टरनेटिव कॉइन की तरह डेवलप किया गया है। ऑल्ट कॉइन की शुरुआत 2011 में हुई और आज इथेरियम, स्टेलर और यूनिस्वैप जैसे प्रोजेक्ट्स के आने के बाद ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बड़ा सेगमेंट बन चुके हैं। चाहे बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन, अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में डील करना है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ही यह पॉसिबल है। ब्लॉकचेन एक तरह का वो डेटाबेस है जिसे डिजिटली मेंटेन किया जाता है। मतलब डेटा को एक ब्लॉक में रखा जाता है। जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है वो किसी ब्लॉक या कहिए डिब्बे में बंद होती है। हर ब्लॉक की एक स्टोरेज लिमिट होती है। जब एक ब्लॉक यानी डिब्बा भर जाता है तो उसके बाद आगे का डेटा अगले ब्लॉक में भरने लगता है। ये सभी ब्लॉक्स आपस में वर्चुअल चेन से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी तक ब्लॉकचेन में मौजूद डेटा को ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही करप्ट, इसलिए इससे ज्यादा सेफ कोई डेटा नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन के लिए एक्सचेंज बनाए गए हैं जहां पर आप जाकर बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद या बेच सकते हैं। यहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज के रियल टाइम रेट्स को भी पता कर सकते हैं। भारत में कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे फेमस है हमारा प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर। इसके ऐप को आप डाउनलोड करिए और ट्रेडिंग शुरू करिए। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में लगाकर दे देंगे। अगर आप बिना पैसे खर्च किए क्रिप्टो करेंसी के मालिक बनना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको करनी होगी माइनिंग। मतलब माइनिंग वो तरीका है जिससे आप बिना खरीदे ही क्रिप्टो करेंसी के मालिक बन सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। माइनिंग के लिए बस आपको एक पावरफुल कंप्यूटर और ढेर सारी बिजली चाहिए। इस इलेक्ट्रिसिटी के खर्च का एक अंदाजा आपको दे दूं कि अर्जेंटीना साल भर में जितनी बिजली जलाता है उतनी सिर्फ बिटकॉइन की बिजली की खपत है ना गजब की बात।
तो इसके बाद जब आप कॉइन्स की माइनिंग कर लेते हैं तो इस क्रिप्टो करेंसी को आपको ब्लॉकचेन में जोड़ना पड़ता है, पर माइनिंग की भी अपनी एक लिमिट है और इसकी व्यवस्था की गई है कि आप एक लिमिट से ज्यादा बिटकॉइंस ना पा सकें। अगली टर्म है हैशिंग। देखिए, ब्लॉकचेन में केवल वही ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका वैलिडेशन पहले हो चुका होता है। वैलिडेशन के बाद ट्रांजैक्शन जिस शक्ल में दिखाई देता है वो नंबर्स और लेटर की एक सीरीज जैसा होता है जो ओरिजिनल डेटा से बिल्कुल अलग होता है और इसे ही हैश कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए हैशिंग की ही मदद ली जाती है। हैशिंग के लिए ब्लॉकचेन के किसी ब्लॉक के डेटा को एक मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए प्रोसेस किया जाता है, तब एक फिक्स्ड लेंथ का डेटा मिलता है जो पूरी तरह से सिक्योर होता है। अगली टर्म है बिटकॉइन हाल्विंग। देखिए, बिटकॉइन के कोडिंग में ही तय कर दिया गया है कि दुनिया भर में केवल 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन बनाए जा सकते हैं। चूंकि बिटकॉइंस लिमिटेड हैं, इसलिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन हाल्विंग की गई है। हर 2,10,000 ब्लॉक की माइनिंग के बाद बिटकॉइन माइनर्स को ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए मिलने वाला रिवॉर्ड यानी फीस आधा हो जाता है। मोटे तौर पर इसमें 4 साल लगते हैं। इससे बिटकॉइन की सर्कुलेशन में आने की दर भी आधी रह जाती है। यह सिस्टम शायद साल 2140 तक चलेगा। बिटकॉइन हाल्विंग का यह तरीका इसलिए खास है क्योंकि इससे बिटकॉइन की सप्लाई कंट्रोल में रहती है, वरना तो लोग इसे बहुत जल्द ही माइन कर लेंगे। पर माइनर की जिम्मेदारी काफी बड़ी है। अब प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब भी आप पहली बार क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको 2 तरह की की प्रोवाइड की जाती है। पहली है पब्लिक की, जो कि आपके ईमेल एड्रेस की तरह होती है, यानी आप उसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपने फंड भेज और रिसीव कर सकें। दूसरी की होती है प्राइवेट की। आमतौर पर यह लेटर्स और नंबर की एक स्ट्रिंग होती है जो सिर्फ आपके लिए है। इसे आप क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग के लिए अपना पासवर्ड समझिए। इसी से आप अपने वर्चुअल तिजोरी को खोल सकेंगे जिनमें आपका पैसा रखा है। जब तक आपकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है तब तक आपका सारा पैसा भी सेफ है, इसलिए प्राइवेट की किसी को भी ना दें। अगली टर्म है फॉर्क। देखिए, लगभग क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं और जब कोई कम्युनिटी इस ब्लॉकचेन के किसी रूल को बदलती है तो उसे फॉर्क कहते हैं। और जब ऐसा होता है तब 2 बातें होती हैं, या तो पहले से मौजूद रूल्स अपडेट हो जाते हैं या फिर बिल्कुल नए रूल्स तय किए जाते हैं। जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसी चीज होती है तो उसे सॉफ्ट फॉर्क कहा जाता है, लेकिन अगर कोड इतने बदल जाते हैं कि वो पिछले वर्जन या ब्लॉक से पूरी तरह अलग हो तो ब्लॉकचेन 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक ओरिजिनल ब्लॉकचेन जो पुराने प्रोटोकॉल पर चलती है और दूसरी नई ब्लॉकचेन जिसमें नए रूल चलते हैं। इसे हार्ड फॉर्क कहते हैं। अमूमन जब ऐसा होता है तो पूरी तरह नई क्रिप्टो करेंसी जन्म लेती है। बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन गोल्ड जैसी क्रिप्टो करेंसीज इसी तरह हार्ड फॉर्क के जरिए पैदा हुई हैं। अगली टर्म है लिमिट ऑर्डर। ये वो मैंडेट है जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी के खरीदने या बेचने के लिए अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके प्राइस तक पहुंचता है, लिमिट तक पहुंचता है, तो आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो लिमिट ऑर्डर है इसका इस्तेमाल अक्सर कीमतों के रिस्क से बचने के लिए किया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? देखिए, माइनर ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को वेरीफाई करते हैं और उसे ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड के बतौर वही क्रिप्टो करेंसी दी जाती है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिस पर प्रूफ ऑफ वर्क लागू किया गया था। उसके बाद लाइटकॉइन और इथेरियम को भी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पर लाया गया, पर अब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से हटकर प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम को अपना रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग के लिए ताकतवर कंप्यूटर और ज्यादा बिजली की खपत चाहिए होती है, जिसका इलाज निकाला गया प्रूफ ऑफ स्टैक से। प्रूफ ऑफ स्टैक में माइनर्स को क्रिप्टो करेंसी उस स्टैक यानी क्रिप्टो वॉलेट में होल्ड करके रखनी होती है जिसकी वो माइनिंग करना चाहता है। माइनर को होल्ड करने पर इंटरेस्ट मिलता है।
प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए माइनिंग इतनी डिमांड में नहीं रह गई है जितनी पहले थी, इसलिए अब क्रिप्टो करेंसीज ज्यादातर प्रूफ ऑफ स्टैक पर ही काम कर रही हैं। अगली टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। देखिए, कंप्यूटराइजेशन के बाद ये रिकॉर्ड रखने और लेजर मेंटेन करने का काम बेहद आसान हो गया है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर इसी रिकॉर्ड कीपिंग को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर और डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है। चाहे जितने लोग हों और चाहे वो दुनिया में जहां भी हों, उनके बीच किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट्रलाइज फॉर्म में रखना और एक्सेस कर पाना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की वजह से मुमकिन हो पाता है। अभी तक जो डेटा किसी सेंट्रलाइज लेजर में रखा जाता है वो साइबर अटैक का शिकार हो जाता है, मगर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि अटैकर को सभी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज पर एक साथ अटैक करना पड़ेगा, जो आसान नहीं होगा। डेफी क्या है? डेफी का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। फिलहाल जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर जो है उन पर किसी ना किसी बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी कंपनी का कंट्रोल है, इसलिए उसे ट्रेडिशनल फाइनेंस बोलते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है, जिसमें ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जाती है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डेफी के मामले में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है और आप पब्लिक लेजर पर जाकर उनके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डेफी के तहत इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसीज की खरीद, लोन, किसी भी तरह के पेमेंट और बैंकिंग के सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादा कंपनीज इथेरियम प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर डेवलपर्स डेफी एप्स को बना रहे हैं। अगली टर्म है एनएफटी, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, पर उससे बहुत बढ़कर है। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। इसे ऐसे समझिए कि आज के दौर में कोई भी आम फोटो हो, वीडियो हो या म्यूजिक हो, उसका इंटरनेट पर इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, लेकिन जब उसे एनएफटी की तरह बनाया जाता है, यानी एनएफटी से जोड़ा जाता है, तब उसका इस्तेमाल सीमित हो जाता है। इसे उस मीडिया प्रॉपर्टी को टोकनाइज करना कहते हैं। टोकनाइज करके उसका डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है और उसे ब्लॉकचेन पर स्टोर करके रख दिया जाता है। अब एनएफटी का मालिक ही उस डिजिटल सर्टिफिकेट को किसी दूसरे को बेच सकता है। इसका फायदा यह है कि जब भी एनएफटी को आगे बेचा जाता है तो एनएफटी बनाने वाले को उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा मिलता रहता है, बिल्कुल किताबों की रॉयल्टी की तरह। शेयर बाजार में जब हालत ठीक ना हो तो एक्सपर्ट्स कुछ वक्त रुकने की सलाह देते हैं। ठीक वैसे ही काम करता है क्रिप्टो करेंसी का बाजार भी। जब वहां पर बेचना सही स्ट्रेटेजी ना हो तो लोग अपने कॉइन्स को होल्ड करके रख लेते हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में होल्डिंग बोलते हैं। जी हाँ, और होल्डिंग के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2013 में जब बिटकॉइन के रेट तेजी से गिर रहे थे, तब नशे में चूर एक बिटकॉइन ट्रेडर ने एक फोरम में लिख दिया, आई एम होल्डिंग। नशे में उंगलियां बहक गईं और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी बंदे ने। असल में उसे लिखना था होल्डिंग, मगर कुछ देर में ही ये टर्म इंटरनेट पर छा गई और उसके मीम बनाए जाने लगे। तब से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यही चलन है, होल्डिंग को होल्डिंग लिखा जाता है। अगली टर्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिप्टो करेंसी के खरीदार और विक्रेता के बीच में जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर स्टोर किया जाता है। ये तब रन करता है जब इसमें पहले से तय की गई सभी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी एग्रीमेंट को ऑटोमेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनमें शामिल सभी पार्टीज को उनका रिजल्ट पाने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत ना पड़े। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी सिस्टम के वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए भी बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि अब आपकी फैमिली या दोस्तों के बीच में जब क्रिप्टो की चर्चा चल रही होगी और ऐसे टर्म आएंगे तो आप आउट ऑफ प्लेस फील नहीं करेंगे। और हाँ, ऐसे ही कई टर्म्स पर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, जो कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी कोई कमी रह गई हो या कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं।
क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।